दिख रहा है तो मैंने सारे रास्ते दिल्ली से कैसे आपको लेह जाना है और लेह से कैसे वापस आना है, मैंने वो पूरा रास्ता एक लूप के रूप में बनाया है। साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं नुब्रा वैली या पेंगोंग लेक गया तो वो मैप पे कैसा दिखता है। सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको रास्ते मिल जाएंगे थ्रू गूगल मैप्स। नाउ यहाँ पर एक नोटेबल चीज़ है, अगर आप देखेंगे कि ये जो लूप बना हुआ है, मैंने ये सफ़र तय किया दिल्ली से मनाली होते हुए लेह के लिए। लोग टिपिकली प्रेफर करते हैं कि आप जाएं रेदर देन मनाली, आप श्रीनगर होते हुए ले जाएं, और वो सही भी है क्योंकि उसका एक रीज़न है कि जब आप श्रीनगर से जाते हैं टुवर्ड्स लेह तो आपका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप हाइट ग्रेजुअली गेन करते हैं तो आपको जो वो ऑल्टीट्यूड सिकनेस वाला इशू होता है वो थोड़ा कम होगा। मेरा पर्सनली मानना ये था, मैंने क्यों ये मनाली वाला रूट लिया। देखिए, यहाँ से आप एक तरीके से हाइट गेन कर रहे हैं और यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप उल्टे आएंगे, इन द सेंस अगर आप लेह से इस तरफ से रिटर्न करेंगे तो आपको व्यूज़ काफ़ी अलग मिलेंगे। मुझे अपनी फैमिली के बारे में पता था, जैसे मेरे मॉम एंड डैड दोनों ही पहाड़ से हैं और वो लोग मेरे साथ केदारनाथ गए थे तो उन्हें ज़्यादा इशू नहीं हुआ था किसी भी टाइप का AMS का। बट देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी सब्जेक्टिव टू योर सेल्फ। सो वो कॉल लीजिए बेस्ड ऑन जब जा रहे हैं आपकी हेल्थ कैसी है एंड आप किस तरीके से पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं। अकॉर्डिंगली या तो आप श्रीनगर के थ्रू जाइए या फिर मनाली के थ्रू जाइए। यहाँ मैं कहाँ कहाँ रुका और मेरा एक्सपीरियंस सभी जगह काफ़ी अच्छा रहा है, जो मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में बताऊँगा। लेकिन मैंने कनेक्ट छोड़ दिए हैं इन केस यू वांट टू प्लान योर ट्रैवल अकॉर्डिंगली। मैंने टोटल एक्सपेंस भी लिख दिया है बिकॉज मेरे साथ मेरे मॉम एंड डैड हु आर बोथ अबव 70, मेरी बेटी हु इज़ लाइक 10, सब जा रहे थे। तो मैंने ये सब एडवांस प्लानिंग करके बुकिंग वगैरह सब पहले से करके रखी। एंड बिकॉज आई एम इन अ सिंगल फैमिली तो हमें ये एक्सपेंस पड़ा। लेकिन अगर आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जा रहे हैं या फिर आप मल्टीपल पीपल जा रहे हैं तो आपका जो ये एक्सपेंस है ये काफ़ी हद तक शेयर होके कम हो जाएगा। एंड अगर आप जैसे हम लोगों ने अपनी खुद की गाड़ी से ट्रैवल किया तो आप देख रहे हैं कि पेट्रोल का प्राइस कितना आया। सो इन द सेम सेंस अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं या आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं सो वो एक्सपेंस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही मैंने यहाँ राइट में मेंशन कर दिया है कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अगर आपको किसी को वोमिटिंग होती है सो आप वोमिटिंग की दवाई साथ में लेके चलिए। साथ ही आपका जो ये हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस वाला इशू है उसके लिए मेक श्योर कि आप रेगुलरली पानी पीते रहें हर 10-10, 15-15 मिनट में, क्योंकि पानी से क्या होता है आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलने में हेल्प होती है। आप साथ ही AMS की मेडिसिन जैसे डायमॉक्स वगैरह भी साथ में रखिए। सो जैसे सपोज कीजिए आप किसी हाई पास पर जा रहे हैं सो उसके लगभग आधा घंटे पहले ही एक मेडिसिन खा लीजिए। इट हेल्प्स यू टू ब्रीथ ईजी, आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग में इससे हेल्प मिलती है। साथ ही आप अपने साथ कैम्फर रखिए, कैम्फर या कपूर, ये भी आपको ब्रीदिंग में हेल्प करता है। और हमें लोकल्स ने बताया कि अगर आप गार्लिक अपने मुंह में रखेंगे और उसको साथ ही साथ में च्यू करते रहेंगे सो वो भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम से हेल्प करता है। हम साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले गए थे, छोटा सा पोर्टेबल। सो अपने साथ सारे एसेंशियल्स रखिए। घर से लगभग 7:15 PM पे निकलने के बाद लगभग 10 बजे हम लोग मोहाली क्रॉस कर रहे थे। सो हमने वहीं पर रुक के, हम घर से ही अपना चाय वगैरह और थोड़ा सा नाश्ता साथ में लाए थे। डैड मॉम वही प्रेफर करते हैं सो हमने वहीं थोड़ा सा आराम किया एंड देन फिर हम आगे बढ़े। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए दिल्ली से मनाली का रास्ता इस ब्लॉग में मैं काफ़ी तेज़ी से कवर कर रहा हूँ। मैंने इसे ऑलरेडी अपने कसौल वाले ब्लॉग में भी काफ़ी हद तक कवर किया हुआ है। वैसे रोड कंडीशन बिटवीन दिल्ली एंड मनाली काफ़ी अच्छी हैं। आप मेरे यहाँ से अगर जैसे गाज़ियाबाद से आ रहे हैं सो आप ईस्टर्न पेरिफेरल लेते हुए सोनीपत, मूर्थल, देन आपका पानीपत, कुरुक्षेत्र होते हुए आप अम्बाला से कट मारते हैं, फिर आप मोहाली बाईपास लेते हुए जाते हैं आगे से एंड देन यू विल रीच बिलासपुर। बिलासपुर के बाद आपका सुंदरनगर आएगा, फिर मंडी एंड देन आप हुंडर होते हुए कुल्लू मनाली के लिए जाते हैं। अब अगर आप रास्ता देखेंगे तो सिवाय बिलासपुर के 30-40 किलोमीटर के स्ट्रेच में रास्ता बहुत ही अच्छा है। अभी कुछ नई टनल्स भी बन गई हैं जो मैंने आपको एक पीछे दिखाई है। मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ कि इन टनल्स के बनने से कितना रास्ता फास्ट हुआ है या छोटा
हुआ है, क्योंकि मैं मोस्टली रात को ट्रैवल करता था तो मुझे कभी जाम मिलता नहीं इन रोडों पे, सिवाय आपके नॉर्मल एसी बसेस वगैरह के। जो लोग दिन में रेगुलर ट्रैवल करते होंगे वो शायद थोड़ा बेटर बता पाएँ कि इन टनल्स के बनने से उनका कम्यूटिंग टाइम कितना सेव हुआ है। कुल्लू और मनाली वाला स्ट्रेच बहुत ही खूबसूरत है, आपके साथ साथ ब्यास नदी चल रही होगी। मैं पहले मनाली आ चुका हूं, तो अगर आप लोग मनाली पहले नहीं आए तो आप यहां पर एक दिन का स्टे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपको रुक रुक के जाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी थोड़ा हाइट को एक्लिमेटाइज कर सके। हमने जानबूझ के जिस्पा का प्लान बनाया था, बिकॉज जिस्पा करीब मनाली से आगे 2-2.5 घंटे का रास्ता है, और हमें था कि हम लोग लगभग जिस टाइम से हम निकले हैं हम लगभग आपका मॉर्निंग में 9 बजे तक जिस्पा पहुंच जाएंगे। लेकिन खैर एनीवेज, जो भगवान को मंजूर है वही होता है। हमारी गाड़ी के शीशे में हमें कुछ इशू आया ऑन द रूट, इसकी वजह से हमें मनाली में रुकना पड़ा जब तक सर्विस सेंटर कुल्लू में खुल ना गया हो, और हम लगभग फिर आगे का सफ़र 11:30 के बाद ही शुरू कर पाए। मनाली से अटल टनल तक का सफ़र रूट बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आपके साथ साथ ब्यास चल रही होगी, लेकिन क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे मनाली से एकदम से हाइट बढ़ती है आगे, और अगर आपके आगे कोई लोडेड बसेस या ट्रक चल रहे हैं तो उससे रास्ता बहुत स्लो हो जाता है, और इस चक्कर में लोग फिर 2-2, 3-3 लाइन बना देते हैं, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ जैम। सो हमें भी अटल टनल तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। अटल टनल अपने आप में एक इंजीनियरिंग का मार्वल है। अगर आप देखेंगे ये 10,000 फीट से ऊपर बनी हुई सबसे लंबी टनल है। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर है, और अगर आप देखेंगे तो जो रास्ता पहले लोग 4 घंटे में थ्रू रोहतांग पास क्रॉस करते थे, अब वो सेम रास्ता आप लगभग 20 मिनट में क्रॉस करके सिसु पहुंच जाते हैं। अटल टनल क्रॉस करते ही सारे के सारे व्यू बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, वेदर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपको तेज़ हवाएं फेस करनी पड़ेंगी, और एकदम से वेदर बहुत ठंडा हो जाएगा। सो अपने कपड़े वगैरह सब रेडी रखिएगा। सामने आपको ये दिख रहा है चंद्रा रिवर के ऊपर बना हुआ ब्रिज, और आगे जो ये रास्ता दिख रहा है ये लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम लेह की तरफ जा रहे हैं जहाँ हम मुड़ रहे हैं, एंड राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो आप काजा या स्पीति वैली के लिए निकल जाएंगे। आप थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको ये साड़ा का चेक पॉइंट मिलेगा जहां आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। ये मनाली में जो आपका फास्ट टैग से फ़ीस कटी थी एंट्री की, उससे अलग फ़ीस है, और यहाँ पर आपके व्हीकल के हिसाब से चार्जेस अलग अलग हैं। एक एमयूवी या एसयूवी के लिए चार्जेस 300 रुपीज़ है। हेलो फ्रेंड्स, सो इस समय हम लोग सिसु विलेज पहुंच चुके हैं। हम लोग मनाली होते हुए सीधा सिसु विलेज आए हैं। हमारा आज का डेस्टिनेशन वैसे जिस्पा है। सिसु विलेज अटल टनल बनने से पहले काफ़ी फेमस नहीं था, क्योंकि काफ़ी लोग इसको सिर्फ पास करते हुए निकल जाते थे। आफ्टर अटल टनल जो लोग भी मनाली आते हैं वो सिसु को भी कवर करते हैं, और एक ये बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है। इसके लैंडस्केप्स बहुत ही खूबसूरत हैं जो आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं। सर्दियों में ये पूरा का पूरा जगह आइस से भरपूर होता है, और यहाँ काफ़ी सारे आइस स्पोर्ट्स भी होते हैं। सामने आपको जो ये रिवर दिख रही है ये चंद्रा रिवर है। आप भी यहाँ पर आइए और एंजॉय कीजिए सिसु विलेज को। आपको यहाँ बहुत सारे होम स्टेज और खाने पीने के ऑप्शंस मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं जिस्पा की तरफ। सिसु से लगभग 20 किलोमीटर आगे आके आपको तांडी में ये पेट्रोल पंप मिलेगा। ये मनाली लेह हाईवे का आखिरी पेट्रोल पंप है, तो अपनी गाड़ी यहाँ फिल करा लीजिए। आपको अलग से पेट्रोल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल टैंक 50-60 लीटर्स का है। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आपको पूरे हाईवे पर या कहीं भी पूरे ट्रैवल में जहाँ जहाँ भी पेट्रोल मिले आप अपने पेट्रोल टैंक को फुल कराते रहिए, ताकि आपको कहीं पेट्रोल का इशू ना आए। तांडी इसलिए भी फेमस है क्योंकि आपको ये दिख रहा है लेफ्ट साइड से चंद्रा नदी आ रही है, और राइट साइड से ये भागा रिवर इसमें मिक्स हो जाती है। एंशिएंट टाइम में इसको चंद्रभागा रिवर कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम चेंज होके चेनाब रिवर हो गया है। तो ये इन दोनों का संगम पॉइंट है यहाँ पर। पेट्रोल पंप आपको करीब 8 किलोमीटर आगे जाके केलोंग में भी मिल जाएगा, जो यहाँ का मेजर मार्केट है, लेकिन हाईवे केलोंग के बाहर से निकल जाता है। सो अगर आपको पेट्रोल वगैरह के लिए जाना पड़ा तो आपको केलोंग के अंदर जाना पड़ेगा फिर।
शाम के लगभग 4 बजे हम लोग अपने होटल आइबेक्स जिस्पा में पहुंच चुके हैं। मैं आपको थोड़ा रूम वगैरह दिखाता हूं और फिर अपना सामान वगैरह सेटल करके हम लोग थोड़ा भगा रिवर के किनारे जाएंगे, ऐसे ही थोड़ा रिवर वॉक के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग जिस्पा पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारा आज नाइट हॉल्ट ओवर है। एज सच जिस्पा में कुछ खास करने के लिए नहीं है, बट हाँ, आप अगर जिस्पा में आए हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टेज और टेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपको रहने के लिए ठीक ठाक फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और जिस्पा के बिल्कुल साथ में ये भागा रिवर बहती है, जो आप सब देख सकते हैं। सो हम लोग बस एक इवनिंग में रिवर वॉक के लिए निकले हैं विद फैमिली अराउंड भागा रिवर। मैं आपको थोड़ा बहुत बाद में जिस्पा का आसपास का एरिया भी दिखाऊंगा। रिवर से आके हम लोग रात को जल्दी ही सो गए, क्योंकि हमें अगले दिन सुबह 5:30 बजे निकलना था लेह के लिए। ये सामने आपको जो ट्रकों का जाम दिख रहा है, ये ट्रक इसलिए खड़े हैं क्योंकि दारचा में सारे व्हीकल्स को रोका जाता है। यहाँ आपकी गाड़ियों की एंट्री होती है कि कौन कौन सी गाड़ी आगे जा रही हैं, ताकि सब देखा जा सके कि सब सेफली आगे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। हमें ये बताया गया कि लास्ट दिन भी गाड़ियों को नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि बालाचा पास पे काफ़ी जाम लगा हुआ था। और आज भी हमें ये बोला गया कि आप 1 बजे से पहले आगे नहीं जा पाएंगे। ये सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है, ये दारचा का ब्रिज है और ये मनाली लेह हाईवे का सबसे लंबा ब्रिज है। यहाँ दारचा में क्योंकि ट्रैफिक रुका हुआ था, जो कि 1 बजे से पहले छूटना नहीं था, इस वजह से हमें लगा हमारा सारा आगे लेह का प्लान ख़राब हो जाएगा। हाँ, वहीं ट्रैफिक जैम में एक लोकल से बात हुई जो जिंगजिंग बार तक जा रहे थे, और हमने जब उन्हें बताया कि हम फैमिली के साथ हैं और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हमें अपने साथ ही निकाल दिया। तो लगभग 3 घंटे जाम में फंसे रहने के बाद लगभग 9 बजे हम वहाँ से निकल गए। उन्होंने यही बताया कि जिंगजिंग बार में आपको आगे रुकने की जगह वगैरह मिल जाएगी, और वहाँ से जैसे ही आपको लगे ऊपर जाम खुल रहा है आप निकल जाइएगा, क्योंकि अगर 1 बजे यहाँ पर जाम खुला तो आगे आप बहुत ज़्यादा भीड़ में फंस जाएंगे। ये सामने आपको जो 2 रोड दिख रहे हैं, इसमें लेफ़्ट वाला रास्ता निकल जाता है ज़ंस्कार वैली के लिए, जो कि अभी भी काफ़ी अनटच्ड वैली है, और राइट वाला रास्ता निकल जाता है टुवर्ड्स लेह। यहाँ से आप जब आगे निकलेंगे तो लगभग 10-11 किलोमीटर के बाद जाकर ही सामने ये दीपक ताल पड़ेगा। इसको अपना नाम मिला है क्योंकि इसका शेप काफ़ी हद तक दिए की तरह है और इसका पानी काफ़ी साफ़ है। ये यहाँ का एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, सो आप यहाँ थोड़ी देर रुक के कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, हम इस समय जिंगजिंग बार में हैं। यहीं पे रुके हुए हैं थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, क्योंकि बारालाचा पास पे काफ़ी जाम लगा हुआ है, तो आगे जाके फंसने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मेरे आसपास ये बहुत सारी खूबसूरत सी हिल्स दिख रही हैं। अब देखते हैं कब तक यहाँ रुकना पड़े, फिर आगे जाएंगे, क्योंकि हमारा एम तो यही था कि हम आज लेह तक पहुँच जाएं। बाकी जैसी भगवान ने लिखा हो आगे देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो जिस्पा की हाइट लगभग 10,500 फीट थी, दारचा 11,000 फीट और जिंगजिंग बार 14,000 फीट है। बारालाचा पास लगभग 15,000 फीट है। तो अगर आप देखेंगे आप विदिन 30-40 किलोमीटर आप लगभग 4,500 फीट गेन कर लेते हैं, और इसलिए बोला जाता है कि इस हाईवे पे आप बहुत तेज़ी से ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं, जहां आपको AMS का इशू वगैरह हो सकता है। हम यहाँ पर जिंगजिंग बार में भी लगभग 3 घंटे रुके, क्योंकि ऊपर जाम खुला नहीं था, और हम यहाँ से लगभग 12 बजे आगे निकले। लेकिन इस टाइम ने हमको आराम से यहाँ कुछ अच्छा टाइम बिताने का और फोटोज़ खींचने का टाइम दे दिया। यहाँ 6 से 7 आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट या कैफ़े टाइप के मिल जाएंगे, जहाँ आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी और थोड़ा बहुत खाना वगैरह मिल जाएगा। ये साथ ही यहाँ पर अपने लोगों के रहने के लिए थोड़े बहुत गद्दे वगैरह भी रखते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर लोग जाम में फंसते रहते हैं, और अगर आप रात में फंस गए तो आप लोगों को इन लोगों की हेल्प बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगी। कहते हैं कि जो रूट डिफ़िकल्ट होता है आपको वहीं खूबसूरती मिलेगी। बारालाचा पास पे आपको पूरे में काफ़ी बड़ी बड़ी आइस की वॉल्स मिलेंगी, और यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर एक कार और एक ट्रक या फिर 2 कार साथ में नहीं निकल सकती। इसी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगता है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि बारालाचा पास देखने में 360 डिग्री व्यू में कैसा दिखाई देता है।
मेरे पीछे आपको बारालाचाला पास टॉप दिख रहा है। यहाँ पर आप थोड़े फोटोज़ वगैरह खिंचाइए, बट यहाँ ज़्यादा देर रुकिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड की वजह से और हाइट की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड सिकनेस का इशू होता है। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे बारालाचाला पास से 3 से 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको आगे सूरज ताल मिलेगा। ये इस समय काफ़ी हद तक जमा हुआ है या ऑलमोस्ट पूरा जमा ही हुआ है, बट ये बहुत ही खूबसूरत है। आपने जिस्पा में जो भागा रिवर देखी थी वो यहीं से शुरू होती है। सूरज ताल पे हमें बहुत सारे बाइकिंग ग्रुप्स मिले। इनमें से एक ग्रुप में करीब 20-25 लोग जो यूक्रेन से आए हुए थे वो थे, तो हमने थोड़ा साथ में यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह ली और फिर हम आगे बढ़े टूवर्ड्स सरचू। हम सरचू से लगभग 10 किलोमीटर दूर हैं और अगर आप देखेंगे तो लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। इसीलिए लेह जाना ड्राइव से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको कुछ कुछ दूरी पर ही डिफरेंट लैंडस्केप्स दिखेंगे। अभी आपने पीछे बारालाचाला पास और उसके आसपास पूरी आइस देखी एंड आइस की वॉल्स देखी, और जैसे ही आप थोड़ा आगे आए आपको ये बिल्कुल रेतीला सा मैदान दिखेगा। ये बिल्कुल प्लेन एरिया दिख रहा है। हालांकि यहाँ की हाइट लगभग 14,000 फीट है, लेकिन आपको फिर भी ये लग रहा है कि बिल्कुल प्लेन एरिया है, प्लेन रोड्स हैं और आप बिल्कुल बेस पर आ चुके हैं। जैसे सामने अगर माउंटेन्स देखेंगे तो ये बहुत ही पिक्चरियस है। इनमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ड्राइंग कर दी है। आपको इस टाइप की लाइंस दिखेंगी। देखते हैं आगे हमको कैसे कैसे लैंडस्केप्स दिखते हैं। सरचू में बहुत सारी कैंप साइट्स हैं और क्योंकि ये थोड़ा प्लेन टाइप का एरिया दिखता है, सो यहाँ पर भी आप अपना स्टे प्लान कर सकते हैं अगर आप लेह मनाली हाईवे पे जा रहे हैं तो। सामने आपको जो ये चेक पोस्ट दिख रहा है ये लद्दाख और हिमाचल का बॉर्डर है। यहाँ से आगे लद्दाख शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर भी आपकी गाड़ी की एंट्री होगी। कितने गाड़ी में मेल्स हैं कितने फीमेल हैं ये भी एंट्री होगी। अभी आपने पीछे देखा जो ब्रिज गया
उसको ब्रांडी ब्रिज लिखा हुआ था उसका नाम। अभी जो आगे आएगा उसका नाम विस्की ब्रिज है। एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि ये ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं। सो जितना मैंने देखा यहाँ पर इस रूट पे पहले बारालाचाला पास से पहले एक पागल नाला हुआ करता था। ऐसे ही ये 2 क्रॉसिंग्स भी हुआ करती थी जहाँ काफ़ी पानी रहता था। तो यहाँ से आपको अगर आप बाइक्स में आ रहे हैं तो निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कई बार यहाँ गाड़ियाँ भी फंस जाती थी। अब तो इनके ऊपर ब्रिज बन गए हैं तो आप लोग आराम से निकल जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर पहले निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता था इसीलिए शायद इन सबको ऐसे नाम दिए गए हैं। थोड़ा आगे चलते ही आपको ये घाटा लूप्स का बोर्ड दिखेगा और यहीं से द माइटी घाटा लूप स्टार्ट होते हैं। घाटा लूप्स 10 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है और इसमें लगभग कंटिन्यूअसली 21 बैंड्स हैं जिनको आप हेयर पिन बैंड या यू बैंड्स बोलते हैं। ये रास्ता काफ़ी पतला है और इसीलिए ये थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। सो यहाँ पर गाड़ी थोड़ा संभल के चलाइएगा। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप एकदम से हाइट गेन करते हैं। सो अगर आपके आगे कोई ट्रक है लोडेड और वो चल रहा है सो उसको ओवरटेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे आपको यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन संभल के चलाइए, ज़बरदस्ती यहाँ पर ओवरटेक का ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि रोड का इतना अच्छा कंडीशन नहीं है, बहुत चौड़ी रोड नहीं है। यहीं पर आगे 19th बैंड पे आपको एक घोस्ट टेम्पल या भूतिया मंदिर मिलेगा और उसके पीछे बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉटल्स फेंकी हुई मिलेंगी। कहानी ये है कि कई साल पहले ये माना जाता है कि एक ट्रक यहाँ पर सर्दियों में फंस गया था और उसका हेल्पर और उसके ड्राइवर दोनों की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ट्रक आगे बढ़ नहीं पा रहा था तो ड्राइवर हेल्पर को छोड़ के, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, नीचे टाउन तक गया ताकि वो कुछ हेल्प लेकर आ पाए सरचू तक। लेकिन हुआ क्या, बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ गई कि वो 2-3 दिन तक वापस नहीं आ पाया। जब वो लोग वापस आए तो उन्हें हेल्पर की यहाँ पर डेड बॉडी मिली जो कि भूख प्यास और ठंड से वहीं मर गया था। कई लोगों ने उसके बाद बोला कि उन्हें यहाँ पर इस बैंड के आसपास एक आदमी दिखा जो कि सबसे पानी और हेल्प मांग रहा था। सो उसी के लिए यहाँ के लोकल लोगों ने फिर एक घोस्ट टेम्पल बना दिया है और यहाँ पर फिर लोग आते हैं और एक पानी की बोतल रख के जाते हैं, जस्ट एक साइन की यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था। मैं नहीं बोलूँगा कि आप बोतल छोड़िए, ज़्यादा गंदगी मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से या तो गवर्नमेंट इसको साफ़ करती है, क्योंकि हालांकि यहाँ पर बॉटल्स का स्टैक है बट बहुत ज़्यादा स्टैक नहीं है। सो मैं ये मानता हूँ कि शायद एक सिंबॉलिक पर्पस पे बॉटल्स यहाँ छोड़ी गई हैं, बाकी शायद गवर्नमेंट या कोई आसपास के लोकल इसे साफ़ करते रहते होंगे। घाटा लूप्स एंड होने के लगभग 11 किलोमीटर बाद आपका ये नकीला पास आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसकी हाइट बारालाचाला पास से भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं दिखेगी। जैसा कि मैंने बोला, बारालाचाला पास पे आपको बर्फ़ मिलती ही मिलती है। उसके आगे के पासेस जो कि उससे ज़्यादा हाइट के हैं, लेकिन वहाँ ये चांसेस हैं कि आपको बर्फ़ ना मिले। नकीला पास से लगभग आगे 12 किलोमीटर पे आपको ये लाचुंगला पास मिलेगा। इसकी हाइट देखिए, ये लगभग 16,500 फीट की हाइट पर है। यहीं पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मनाली और लेह हाईवे की कंडीशन क्या है। देखिए, अगर आप एडवेंचरस हैं तो आप इस समय आइए, अदरवाइज़ आई विल से कि आप 2 साल का लगभग वेट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हाईवे को तोड़ रखा है। शायद चौड़ा हाईवे बन रहा है और मुझे लगता है इसमें एटलीस्ट 1.5 से 2 साल लगेगा इस हाईवे को बनने में। तो काफ़ी जगह आपको रास्ता बहुत ख़राब मिलेगा, खासकर सरचू के बाद पांग तक का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर छोटी गाड़ियों को चलने में भी प्रॉब्लम है। मैंने काफ़ी सारा वीडियो में वो डाला नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो थोड़ा सा देख कर आइएगा कि आप कब ये ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। साथ ही में जब आप पांग में आएंगे तो बर्फ़ ऑलमोस्ट आपको लगेगा बिल्कुल ख़त्म हो गई है और आपको ये पूरे के पूरे रेतीले पहाड़ मिलेंगे जो कि देखने में खैर बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट मान्या ने मुझे बोला, पापा ऐसे तो मूवीज़ में सीन आते हैं, तो इस टाइप के ही आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाले सीन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप पांग से आगे जाएंगे, फिर नेक्स्ट आपका
40-50 किलोमीटर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको फिर मिलेंगे मूरे प्लेन्स और ये बिल्कुल प्लेन रास्ता है। थोड़ा रोड पे अंड्यूलेशन है तो गाड़ी आपकी हिलती वगैरह जाएगी, बट रोड काफ़ी अच्छा है, तो आप 60-70 की स्पीड इस पर आराम से मेंटेन कर सकते हैं। पीछे आपने जो पांग देखा वहाँ पर भी आपके कुछ रहने की इंतज़ाम है, सो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूरे प्लेन्स पर 40-50 किलोमीटर निकलने के बाद आप अचानक से फिर हाइट गेन करते हैं और आप बढ़ते हैं इस हाईवे के सबसे हाईएस्ट पास की तरफ, जो है तांगलाला पास। तांगलाला टॉप की हाइट 17,500 फीट है। यहाँ से अगर आप सीन्स देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, लेकिन हम जब यहाँ पहुँचे तो ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे शाम के। आपको हल्का सा सनसेट भी दिख रहा है और इसी वजह से हम फिर यहाँ से जल्दी निकले, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ है और शाम के टाइम पर जो बर्फ़ होती है वो काफ़ी हद तक ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाती है, जिस पे एक्चुअली में ड्राइव करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तांगलाला पास क्रॉस करने के बाद लगभग लेह का डिस्टेंस 100 किलोमीटर का बचता है और आप उपशी होते हुए फिर लेह पहुंचेंगे। रास्ता इसके बाद काफ़ी हद तक ठीक ही है और आपके बाद अब धीरे धीरे टाउन्स आने शुरू हो जाएंगे बीच में। जब आप लेह पहुंचेंगे तो लेह से लगभग 20 किलोमीटर पहले आपको थिकशे मोनास्ट्री, शे पैलेस और रैंचो स्कूल मिलेगा। सो अगर आप टाइम से लगभग लेट्स से दिन में 12-1 बजे तक पहुंच रहे हैं लेह, अगर आप बीच में रुके हैं तो आप ये सब चीज़ें भी विजिट कर सकते हैं बिफोर आप लेह पहुँचें। इसी के साथ हम लोग लेह पहुँच गए हैं। आई होप आप लोगों ने ये ट्रिप और ये पूरा रास्ता मेरे साथ एंजॉय किया हो। आगे हम मिलेंगे, मैं काफ़ी सारे और ब्लॉग भी बनाऊँगा डिफरेंट जगह जो लेह की हैं या फिर पैंगोंग लेक का, तो उन्हें भी विजिट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे ऐसे ही एक नए सफ़र पर। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।